प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया था, डन कर लिया था। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। मैट्रिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यस बच्चों, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 ही है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, वो टॉपिक आपका 3.3 में जो क्वेश्चंस है वही हैं, ठीक है। और आपको श्योर कर देना चाह रहे हैं 3.3 के 1 क्वेश्चन आपका 5 या 8 मार्क्स का 101% आता ही है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, ठीक है, या यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स करने के लिए एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 101% 5 या 8 मार्क्स का आ ही जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप बहुत सीरियसली समझेंगे तो ही आपको आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एक हेडिंग को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आए। 4 या 5 रूल है जिनको आपको जानना है और क्वेश्चनों में अप्लाई करते रहना है, सारे क्वेश्चन आपके आते जाएंगे। 3.3 जो 3.4 एक्सरसाइज है ना, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। 1 या 2 या 3 क्वेश्चन से आप समझ तो लोगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें, लगभग अगर 100+ क्वेश्चन आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करें तो आप नेक्स्ट टाइम तो नहीं ये मान के चलिएगा कि आप लगा ही लेंगे ना। तो इसमें चूंकि मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो तभी आप उसका नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में लिख कर रख लीजिए। आइए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। और आज के क्लास में जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी वो ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको बुक में दी ही गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है आपको ऑलरेडी दिमाग में आपको बुक में लिखा है, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ए क्या हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए क्या हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। ए कोई क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बी भी कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बी भी कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बी कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ध्यान दीजिएगा, आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या होगा, गिवन होगा। और बी अदर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या करना रहता है, टेकन करना रहता है, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, बी अदर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या करना होता है, टेकन करना होता है। और बी इस तरह एग्जिस्ट करे, ठीक है। बी का एग्जिस्टेंस इस तरह हो, इस प्रकार हो कि ए से हम बी का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सीधा करें तो और उल्टा करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए। देखो, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बी कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इनका मल्टीप्लाई सीधा और उल्टा करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसा करने पे आ जा रहा है तो जो बी है बी इज द इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ, ध्यान समझिएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। बी इज द इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा, जिसे हम सिंबॉलिकली, बी इज द इनवर्स ऑफ ए को हम सिंबॉलिकली बी इक्वल टू ए इनवर्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं,
बी इक्वल टू ए इनवर्स से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। इन दैट केस ए आपका क्या कहलाएगा, ए इज इन्वर्टिबल। इन दैट केस ए इज आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। समझ में आया बात? ये डिफिनेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आर्थर केली साहब कह रहे हैं, डिफिनेशन कह रही है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डिफिनेशन है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्राइसेस के लिए क्या मस्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इन्वर्टिबल मैट्राइसेस की बात, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात किसके लिए करते हैं हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करते हैं हमेशा, वर्ग आव्यूह के लिए बात करते हैं। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्राइसेस की व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात किसके लिए की जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए की जाती है, व्युत्क्रम ना वर्ग आव्यूह के लिए की जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगा, एक वर्ग आव्यूह क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा, एक अन्य वर्ग आव्यूह आपको लेना रहेगा, एक अदर स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा। इस तरीके से टेकन करना होगा, इस तरीके से इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इनका अस्तित्व होना चाहिए कि अगर आप इनका सीधा मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, और अगर इनका उल्टा मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तब B इज द इनवर्स ऑफ A हो जाएगा। तब हम B को A का क्या कह देंगे, इनवर्स कह देंगे। आव्यूह भी ए का क्या कहलाएगा, तब प्रतिलोम कहलाएगा, हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। इनवर्स को प्रतिलोम या व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाएगा तो बी आपका क्या कहलाएगा, ए का प्रतिलोम कहलाएगा। बी इज द इनवर्स ऑफ क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। और ये लाइन सिम्बॉलिकली मैथमेटिकली कैसे राइट होगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स से डिनोट होगा, ठीक है। जब b इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, b इज द इनवर्स ऑफ ए कहला जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस जो a हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा। a हमारा इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, समझ गए ना, जब फर्स्ट क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई को फॉलो करे, इसको फॉलो कर ले, क्या कर ले, इसको फॉलो कर ले। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई को फॉलो कर ले तो बी आपका इनवर्स बन जाएगा ए का ना, जो ऐसे करके राइट होगा। और इन दैट केस जो आपका ए रहेगा वो क्या कहला जाएगा, इन्वर्टिबल कहला जाएगा, व्युत्क्रमणी कहला जाएगा। समझ गए? तो कंडीशन है ना, जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन पढ़ा, वैसे ये इन्वर्टिबल मैट्राइसेस या व्युत्क्रमणी आव्यूह क्या है, एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बी ए बराबर क्या आ जाए, आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाएगा, जिसको आप कैसे सिंबॉलिकली डिनोट करोगे, बी इक्वल टू ए इनवर्स करके, ठीक है। इन दैट केस आपका जो ए है इतना, बी क्या कहला गया, इनवर्स कहला गया कि नहीं ए का, अभी ए क्या कहलाएगा, इन दैट केस इन्वर्टिबल कहलाएगा, व्युत्क्रमणी कहलाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे देखो समझ में आ गया, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए मतलब ए इज द इनवर्स ऑफ बी भी बोल सकते हो, ए इज द इनवर्स ऑफ, ठीक है, ए इज द इनवर्स ऑफ बी बोल सकते हो। अगर आप ए इज द इनवर्स ऑफ बी बोलोगे तब क्या होगा बताओ, तब हाँ देखो आपके बाद जो रहेगा ना वहीं पे इनवर्स लगेगा, तो यहाँ पे बी इनवर्स ए इक्वल टू बी इनवर्स। समझ पाए बात को नहीं? तो ये जो लाइन है, ये ए इज द इनवर्स ऑफ बी वाली जो लाइन है, इसको हम मैथमेटिकली ए इक्वल टू बी इनवर्स करके राइट करेंगे। अब इन दैट केस यहाँ पे कौन इन्वर्टिबल कहलाएगा, बी इन्वर्टिबल कहलाएगा। कौन कहलाएगा, बी इन्वर्टिबल कहलाएगा। समझ में आ गया बात की नहीं ना? तो लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणी आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं डिफिनेशन ही बोल रहा हूँ बेटा। ए कोई क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो गिवन होगा, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो और बी अदर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको टेकन करना होता है। ये आपको गिवन होगा, इसको आपको टेकन करना होगा। इसको टेकन इस तरह करना है कि इनका मल्टीप्लाई एक बार सीधा करो और एक बार उल्टा करो, और आए क्या बार बार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तब आप जो है बी को ए का इनवर्स बोलोगे, जिसको आप ऐसे करके राइट करोगे, ठीक है। और इन दैट केस ए आपका क्या कहला जाएगा, इन्वर्टिबल, ए आपका व्युत्क्रमणिक कह जाएगा। अगर ए बी ए का इनवर्स है तो हमेशा याद रखना ए बी का भी इनवर्स होगा। अगर भाई समझ रहे हैं ना, तो ए बी ए का इनवर्स है तो यहाँ पे ए बी का भी इनवर्स हुआ, तो जब ऐसे हो जाएगा तो ऐसे राइट होगा, और तब यहाँ पे बी इन्वर्टिबल कहलाने लगेगा, ठीक है। अब आइए इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं ना। ये कंडीशन है, इन्वर्टिबल का मतलब एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या फॉलो करने के बाद इन्वर्टिबल या इनवर्स हो सकता है, ये फॉलो कर देने के बाद ए बी बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाने पर बी को इनवर्स बोल दोगे और ए को इन्वर्टिबल बोल दोगे, समझ गए। बी को इनवर्स बोल दोगे और ए को क्या बोल दोगे, इन्वर्टिबल बोल दोगे। जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो क्लियर है बात। अब आइए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप सपोज करिए, हम सपोज कर रहे हैं ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी एक अदर स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, बी क्या लेना पड़ेगा, एक अदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लेना पड़ेगा, ले लिए। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी हमने कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी का मतलब जान ही रहे हैं, ए का बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए का बी से, यहाँ ए राइट कर दें और यहाँ क्या राइट कर दें, बी राइट कर दें, बोलो। अब करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब तो देखो ऐसे तो होगा, रो का कॉलम से करना होता है मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 से करोगे क्या आएगा, 4, और 3 का -1 से करोगे -3 हो जाएगा, हो गया। फर्स्ट में हो गया ना। अब यहाँ पे इसमें कर लो, तो देखो 2 का तो -6 आ जाएगा कि नहीं बताओ, फिर 3 का 2 से कर लोगे +6 आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट रो का यहाँ के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब ऐसे सेकेंड रो का करो, सेकेंड रो का यहाँ पे करोगे, देखो 1 का 2 से करोगे 2 आएगा, फिर 2 का -1 से करोगे -2 आएगा, बोलो। अब सेकेंड यहाँ का ना, सेकेंड रो का यहाँ पे सेकेंड कॉलम से कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, -6 आ जाएगा। और यहाँ ये देखो, ये सॉरी 1 का -3 आ जाएगा, सॉरी 1 का -3 से करोगे ना -3 आ जाएगा, और 2 का 2 से करोगे 4 आ जाएगा। आगे नहीं बताओ, हाँ। अब इसको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4 में 3 क्या आ जाएगा, 1, यहाँ 0 आ जाएगा, देखो 0 आ गया, 1 आ गया कि नहीं, देखो। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, देखो। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई कि नहीं। अब ऐसे बी ए करो, क्या निकालो, बी ए निकालो, क्या निकालो, बी ए। बी ए निकालना, बी ए मतलब समझ रहे हैं ना, बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू कर दें, और ऐसे फिर से क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे होगा, रो का कॉलम से करना होता है, तो 2 का 2 से 4 हो जाएगा, -3 का 1 से करेंगे -3 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे बगल वाले में कर दो, 2 का 3 से कर दो 6, -3 का 2 से कर दो -6 हो गया। अब इसका कर दो, -1 का 2 से करोगे -2, फिर +2 ना। अब ऐसे बगल वाले में करो, -3 + 4 आ गया कि नहीं बताओ, सब्ट्रैक्ट करो फिर से, 1 0 0 1 आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से आ गया कि नहीं बताओ, है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन थी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, देखो आई
इस वाली कंडीशन को फॉलो कर दिया कि नहीं, ए बी बी ए इक्वल टू आई को फॉलो कर दिया, कर दिए। तो अब ये जो बी है, बी जो है क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ ए ना। अब इसी लाइन को आप क्या करते हो, बी इक्वल टू ए इनवर्स करके राइट करते हो कि नहीं। तो यहाँ पे बी इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ हम, अरे बी की वैल्यू क्या है बताओ, बी की वैल्यू ये है ना, बी की वैल्यू क्या है ना, 2 -3 -1 और 2। तो देखो जो हमारा बी था वही हमारा ए इनवर्स हो गया कि नहीं। तो यहाँ ए इनवर्स क्या है समझ गए, बी, यही बी हमारा ए इनवर्स बन जाता है ना। लेकिन ये हमको तो मान लीजिए हमने बी टेकन किया था, तो पहले हम जान रहे थे कि ये इनवर्स है, हम पहले बता सकते थे ये इनवर्स है, नहीं बता सकते थे। क्यों, जब तक ये वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब तक यही बी जो है आपका इनवर्स नहीं कहलाएगा ना। अभी ए बी बराबर बी इक्वल टू आई को फॉलो कर दिया है ना, तो अब यही बी क्या बन गया बताओ, यही बी ए इनवर्स बन गया कि नहीं बताओ। तो नहीं, हमको तो भी मान लीजिए एक तरीके से हमने टेकन ही कर लिया था, लेकिन क्या मैं कह पाया कि इनवर्स है ये इसका, नहीं कह पाया। कब कह पाएंगे, जब इस लाइन को क्या कर देगा, फॉलो कर देगा ना, तब यही बी आपका क्या कहला जाएगा, ए इनवर्स कहला जाएगा। और आपका जो ए है क्या कहलाएगा, जो ए है ना यहाँ पर, ये आपका इन्वर्टिबल कहलाएगा। इन दैट केस ए आपका क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे ए आपका इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होने का मतलब ये कंडीशन आना, समझ गए। जब ये कंडीशन आ जाएगा तो बी आपका इन्वर्स कहला जाएगा और ए आल्सो आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। समझ पाए कि नहीं बात। तो ये एग्जाम्पल था ना जिसके थ्रू मैंने आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो हमेशा क्या करना रहेगा, समझ गए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा, इसको आपको टेकन करना होगा, इसको आपको टेकन करना होगा। ऐसा टेकन करना होगा कि मल्टीप्लाई कर सीधा करें और उल्टा करें तो बार बार क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो बी आपका इन्वर्स कहला जाएगा ए का, और इसको आप बी इक्वल टू इन्वर्स ऐसा करके लिख लोगे, ठीक है। और आपका ए इन दैट केस आपका इन्वर्टिबल कहला जाएगा, व्युत्क्रमणि कहला जाएगा। क्लियर है बात। ऐसा आपको क्वेश्चन में करना नहीं है। यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की जो हेडिंग थी उसको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया जिससे आपको समझ में आए कि कैसे जो है यही बी जो है इन्वर्स बन जाएगा। तो ये ए था, गिवन था, इसको आपको ये आपने अपने मन से लिया है, ठीक है। ऐसा लिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिया है कि मल्टीप्लाई करूं, सीधा करूं, उल्टा करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ही ये इन्वर्स। यहाँ पे तो कुछ भी ले सकते हो ना, कोई और अदर एलिमेंट लोगे तब मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है नहीं आए, सीधा करो तो आ जाए, उल्टे पे ना आए, और सीधा उल्टा दोनों पे ना आए, तब तो वहाँ पे फिर जान लीजिए इन्वर्स कैन नॉट बी पॉसिबल, तो वहाँ पे इन्वर्स पॉसिबल थोड़ी होगा। समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ए क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बी आपको अदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा लेना रहेगा जिससे मल्टीप्लाई करें ए बी ए क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो यही बी ए इन्वर्स कहला जाएगा, और इन दैट केस आपका ए आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्लेलिस्ट में हमें जो टॉपिक पढ़ना है, इन्वर्टिबल तो हमें समझ में आ गया है, इन्वर्टिबल कब होगा कब नहीं होगा, समझ गए। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे बेटा, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ना, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हम कैसे दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे, इस टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हमें गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए हमें 6 रूल जो है
बताए जाते हैं। हमारे पास 6 रूल होते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 जो है रूल होते हैं। 3 रूल रोज के लिए होते हैं और 3 रूल्स कॉलम्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ना समझ रहे हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अगर हमें क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो उसके लिए 3 रूल हैं। ठीक है, रो के लिए 3 रूल है, और अगर आप रो से करोगे तो 3 रूल है, और कॉलम से करोगे तो 3 रूल है। तो टोटल 6 ही तरीके होते हैं, मतलब 6 ही रूल लगा सकते हो आप। लेकिन रो के साथ लगाओगे तो कॉलम में नहीं लगाओगे, कॉलम में लगाओगे तो रो में नहीं लगाओगे, दोनों एक साथ ही नहीं दोनों एक साथ नहीं लग सकते। ठीक है, अभी देखो क्या रूल है मैं बता रहा हूँ। जैसे बात समझो, ये कोई इनवर्स किसका फाइंड होगा बताओ? हमेशा इनवर्स हम किसका फाइंड कर सकते हैं? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। इनवर्स किसका फाइंड होगा बताओ ना भाई? इनवर्स या इन्वर्टिबल किसके लिए हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो सकता है। तो इनवर्स हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। जैसे ये हमें एक मैट्रिक्स ऐसा गिवन हो गया, ठीक है, एक मैट्रिक्स अगर हमें ऐसे गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकालना है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? रूल 1 क्या कह रहा है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूल 1 क्या कह रहा है कि आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो ना, मतलब रो को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो। पहला रूल ये है। ठीक है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो। बुक है यहाँ पे, लाइए थोड़ा बुक देख ले, श्योर हो जाए। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कह रहा है। देख लीजिए, 1 मिनट मैं आपको तो यहाँ पे देखिएगा, रूल 1 क्या हो सकता है कि एक रो दूसरे रो में चेंज हो सकता है। एक रो दूसरे रो में चेंज हो सकता है। ठीक है, रूल 1 क्या है बेटा कि एक रो, जैसे इसमें कितने रो हैं बताओ? इसमें 2 रो हैं कि नहीं बताओ? ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। तो रूल 1 क्या है बेटा इसमें? रूल 1, हाँ, रूल 1 यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? देखो बात समझो। रूल 1 यहाँ पे आप बोल सकते हो, मतलब एक रो को दूसरे रो में आप राइट कर सकते हो। ठीक है, बात समझो। इसको आप यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हो। मतलब रो जो है इंटरचेंज किए जा सकते हैं। रो क्या किए जा सकते हैं? इंटरचेंज किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे R1 और R2 2 रो है ना, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरचेंज करने का मतलब R2 वाला आप R1 के प्लेस पे और R1 वाला R2 के प्लेस पे कर सकते हो। समझ रहे बात को? ये R2 देखो 1 1 है ना, तो इसको आप R1 के प्लेस पे लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो R1 वाला है इसको आप कहाँ ला सकते हो? R2 के प्लेस पे कर सकते हो। तो ये रूल 1 है। क्या है? रूल 1 है। मतलब रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रो को इंटरचेंज कर सकते हो, या कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हमने क्या किया? 2 रो थे ना, तो दोनों रो को मैंने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। यहाँ से हम कॉलम को भी कर सकते हैं। जो देखो रो को जो रो पे लगाए ना, अभी ऐसा कॉलम पे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कॉलम। तो यहाँ पे ये देखो पहला कॉलम है और ये क्या है? दूसरा कॉलम। यहाँ पे हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। किसको? कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब देखो, इंटरचेंज करने का मतलब समझ में आ गया। C2 वाला हम C1 के प्लेस पर और C1 वाला हम C2 के प्लेस पे लिख सकते हैं। तो ये 2 1 है ना, तो 2 1 आप जो है C1 के प्लेस पे लिख दो और C1 वाला
C2 के प्लेस पे लिख दो, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। तो ये रूल 1 है। तो रूल 1 में देखिए 2 रूल हो गए कि नहीं, एक तरीके से, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, रूल 1 क्या कहता है कि हम जो हमारे रोज या कॉलम्स हैं कोई भी मैट्रिक्स में, जो हमारे रोज और कॉलम्स हैं, हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। रोज या कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। रोज को करेंगे तो कॉलम को नहीं करेंगे, कॉलम को करेंगे तो रोज को नहीं करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे ना। जैसे यहाँ पे हमने रो को इंटरचेंज किया ना, तो कॉलम को टच किया नहीं। जब हम रो को करेंगे तो कॉलम को नहीं करेंगे, कॉलम को करेंगे तो रो को नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक बार में एक ही रूल लगेगा, चाहे रो पे लगाओ चाहे कॉलम में लगाओ, क्लियर है ना। तो क्या आपने सीखा, रो या कॉलम जो है क्या हो सकता है रूल 1 में, रो या कॉलम क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ये पहला रूल है, इंटरचेंज, समझे बात। रूल 1 क्या है, समझ गए, रो या कॉलम क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, ये रूल 1 है, समझ में आया। अब रूल दूसरा समझो, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते चल रहे हैं। रूल 1 में आपने क्या देखा कि रो या कॉलम क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे R1 को R2 के और R2 को R1 के प्लेस पर लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। या कॉलम को मतलब C2 को C1 के या C1 को C2 के प्लेस पे लिख सकते हो आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। ये आवश्यकता पड़ने पर ही करोगे, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा रूल 1 में कि रो या कॉलम को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रूल 2 क्या देखने जा रहे हो, देखो रूल 2, ठीक है। रो या कॉलम में क्या, रो या कॉलम में, ठीक है, रो या कॉलम में, ठीक है, हम एक नॉन जीरो, ठीक है, क्या नॉन जीरो नंबर का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल 2 है, ठीक है। रो या कॉलम में हम नॉन जीरो नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बात समझो, जैसे ये मैट्रिक्स है, ध्यान समझो, ये मैट्रिक्स है 2 4 6 8, है कि नहीं। नॉन जीरो नंबर का मतलब समझ ही रहे हो, जीरो नहीं ना, नॉन का मतलब नहीं, क्या जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी नॉन जीरो नंबर का मतलब समझ रहे हैं। जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, जीरो को छोड़कर हम कोई भी नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, रो या कॉलम में, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे ये क्या है बताओ, ये फर्स्ट रो है, और ये क्या है बताओ, ये फर्स्ट रो है, और ये क्या है, सेकंड कॉलम है ना। तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो है उसमें हमने क्या किया, 1/2 का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1/2 का किस में क्या किया मैंने, 1/2 का मल्टीप्लाई किया किस में, फर्स्ट रो में, और ऐसा करके कहाँ रिटेन करूँगा, R1 के प्लेस पर, ठीक है। अब देखो आप किस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, R1 में, ये देखो यही तो है, मतलब 2 × 1/2, 4 × 1/2। सेकेंड वाले रो में कुछ लिखा हूँ नहीं ना, तो सेकेंड रो वाली को क्या करो, सेकेंड वाले को नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 × 2, देखो यहाँ पे क्या आया है, 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, नहीं बताओ। ये चीज़ हम कर सकते हैं। रूल 2 क्या कह रहा है, समझ रहे हैं, कोई भी रो या कॉलम में हम एक नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ना। यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब देखिए, एक तरीके से इसका ये डिवाइडेड है,
नीचे जैसे 1 अपान करके कोई चीज़ हो गया होने का मतलब डिवाइड ही होना होता है। तो डिवाइड का कहने का मतलब हम इसको मल्टीप्लाई में ही हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 1/2 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स हमने डिवाइड ही किया है R1 में। तो देखो ये आ गया कि नहीं। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, क्या इसका आर्डर क्या था, 2/2 है ना, तो 2/2 है तो 2 रो 2 कॉलम होंगे ना। मतलब हम यहाँ पे जो रूल हैं जो आर्डर होगा उससे एक कम पर ही लगा सकते हैं, कहने का मतलब जैसे 2 रो है ना, तो हम यही कर सकते हैं, चाहे हम R1 टेंस टू करें या चाहे R2 टेंस टू करें, दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। मतलब हम टेंस टू एक ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। देखो जो आर्डर हो उससे एक कम ही एक बार में नियम लगा सकते हो, जो आर्डर हो उससे एक कम पर ही आप एक बार में रूल लगा सकते हो, मतलब एक टेंस टू कर सकते हो। जैसे 2 रो हैं तो आप चाहे R1 टेंस टू करो या चाहे R2, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, समझे बात को। अभी देखो R1 में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, अब हमें अगर आवश्यकता है तो हम R2 में भी कर सकते हैं, R2 में भी हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताओ कर देंगे नहीं, करने से फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या हुआ बताओ, यहाँ पे 2 और 4 था, अब यहाँ 1 और 2 आसान नंबर होता नहीं जा रहा है। अब आपका ये बन गया है। अब इसमें R2 में क्या करो, R2 में भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये मैट्रिक्स A बराबर क्या आएगा, देखो आप क्या कर रहे हो, देखो क्या टेंस टू कर रहे हो, R2, तो किसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, R1 की। ये R1 है नहीं, बताओ। जिसकी पोजीशन नहीं बदले उसको क्या कर लो, नोट, ठीक है। हमेशा पोजीशन किसकी बदलेगी, जो टेंस टू में रहेगा, जो यहाँ रहेगा। R2 टेंस टू कर रहे हो ना, तो R2 का पोजीशन चेंज होगा, बाकी R1 नहीं बदलेगा। R1 को एज इट इज नोट कर लो। अब यहाँ पे ये R2 है कि नहीं, बताओ, यही R2 है। तो अब इस R2 में क्या कर रहे हो आप, 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं, बताओ। अब यही चीज़ देखो क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ 2 3 6 हो गया, और ये 2 4 8 हो गया। समझ में आया। अभी देखो रो आप देखो, एक बार आप देखो रो लेके चल रहे हो कि नहीं, अब कॉलम का कहीं यूज नहीं करोगे। अगर आपने रो से स्टार्टिंग कर दिया है तो इंड तक, क्वेश्चन इंड तक आप रो से ही सॉल्व करोगे, कॉलम को नहीं टच करोगे, समझ गए। अगर कॉलम पे रूल लगा दियो तो फिर इंड तक कॉलम पे ही रूल लगाओगे, ये बात हमेशा ध्यान देना, ठीक है। जो रूल यहाँ पर आप, जैसे अभी आप रो पे लगा रहे हो ना, वही चीज़ आप कॉलम पे भी यहाँ कर सकते हो ना। यहाँ तक आया। अब देखो जो रूल 1 था, रूल वन क्या था कि आप रो को इंटरचेंज कर सकते हो कि नहीं, बताओ। रो को इंटरचेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ के बाद आपको इंटरचेंज करना हुआ तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, क्या ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R1। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। अभी हमें इंटरचेंज करना हुआ तो हम कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब R2 R1 के प्लेस पर और R1 R2 के प्लेस पर। तो यहाँ 3 4 और यहाँ 1 2 ये लिख सकते हो, समझ गए। ये हमने किस पे किया, रो पे किया ना। ऐसा ही पूरा काम कॉलम पे भी हो सकता है, समझ गए। तो रूल 2 आपने क्या समझे। रो या कॉलम में आप जो है नॉन जीरो नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। देखो डिवाइड वाली चीज़ हमेशा 1/, करके लिखोगे। जैसे तुमको डिवाइड करना है कहीं तो 1/, करके लिखोगे तो वो जान लीजिए डिवाइड ही हो रहा है। करोगे मल्टीप्लाई लेकिन होता क्या रहेगा, डिवाइड ना। तो डिवाइड वाली चीज़ हमेशा 1/, करके करना है ना। तो दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई ही करोगे ना। तो ये कहने का केवल था बस, ठीक है। तो अगर कहीं भी डिवाइड करना चाहते हो तो आप 1/, करके जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना मतलब डिवाइड करना चाहते होगे 1/, वो नंबर कर दोगे ना। एक तरीके से हमारा इनटू में ही हमें दिखेगा ना। तो डिवाइड वाली चीज़ हमेशा इनटू में कैसे 1/, करके
इनटू में कन्वर्ट कर लिया जाता है ना डिवाइड को। समझ में आया बात को? तो ये रूल 2 है। रूल 2 में आपने क्या सीखा, या रो या कॉलम में हम नॉन जीरो नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। रो में करेंगे तो कॉलम में नहीं करेंगे, कॉलम में करेंगे तो रो में नहीं करेंगे। और हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझा कि यहाँ पे हम आर्डर जो भी है, देखो 2 बाई 2 आर्डर है ना, तो जितने 2 रो या 2 कॉलम है ना, तो एक बार में टेंस टू एक ही हो सकता है, चाहे R1 टेंस टू करो चाहे R2 टेंस टू करो, ठीक है। उससे जो आर्डर रहेगा उससे एक कम पर ही हम एक बार में नियम लगा सकते हैं ना। समझ में आया? अब आपको अगला रूल बताएंगे, रूल 3। तो सब पे 2-2 बन रहा है नहीं, फर्स्ट पे 2 बना, सेकंड पे 2 बना, तो 4 रूल आप जान गए कि नहीं? एक रूल और जान लो, बस खत्म। तो रूल 1 का यूज जान लीजिए, बहुत कम है ना, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यही रूल 2 और रूल 3 का सबसे ज़्यादा यूज है, रूल 3 का और रूल 2 का ही यूज है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे बात समझना, यहाँ तक आ गया समझ। रूल 3 देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, रो या कॉलम, ठीक है, रो या कॉलम मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐड या क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। रूल 3 में रो या कॉलम को ना प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है, माइनस कर सकते हो, ठीक है। रूल 3 में क्या कह रहा है, रो या कॉलम को क्या कर सकते हो, प्लस या माइनस कर सकते हो ना। कुछ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी मतलब प्लस या माइनस कर सकते हो। यहाँ पे बात को समझना, रूल 3 में रो या कॉलम को प्लस या माइनस कर सकते हो। कुछ समझ रहे हैं ना, कुछ नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी आप मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस कर सकते हो ना। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी। जैसे बात समझो, आपको देखो ईजीएस्ट एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है और इसका आर्डर क्या है, देखो 2 बाई 2। तो एक बार में इसमें हम चाहे रो या कॉलम में एक पर ही रूल्स मतलब लगा सकते हैं ना। इसमें देखो कितने रो हैं, देखो 2 रो हैं ना। तो हम यहाँ पे इन रोओं को हम क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। कुछ नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब हम ये कर सकते हैं R1 टेंस टू क्या, R1 टेंस टू हम R1 प्लस R2 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। R1 में हम R2 को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे टेंस टू के पहले कौन है बताओ? यहाँ पे टेंस टू के पहले R1 है ना, तो किसकी पोजीशन चेंज होगी? R1 की। टेंस टू के पहले जो होगा वही की पोजीशन चेंज होगी। किसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी? R2। तो R2 को आपको क्या कर लेना है, इस तरह नोट कर लेना है। समझ गए? और पोजीशन किसकी बदलनी है? कैसे बदलनी है? R1 में R2 को ऐड करके बदलनी है। R1 में R2 को ऐड करना है। ये R1 और ये R2 ऐड करो, 1 और 3 को 4 यहाँ लिख दो। समझ गए? 2 और 4 6 लिख दो। ये आपका मैट्रिक्स से हो गया। ये यूज हुआ। समझ में? अब यहाँ पे आप एक ही टेंस टू कर सकते हो, चाहे R1 टेंस टू करो चाहे R2 टेंस टू करो, क्योंकि 2 है ना। अगर 3 होता तो एक बार में दो पे नियम लगा सकते थे। एक बार में 2 टेंस टू कर सकते थे। समझ रहे हो ना? तो जितना रहेगा आर्डर उससे एक कम ही एक बार में टेंस टू कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 रो है तो एक ही टेंस टू कर सकते हो, चाहे R1 टेंस टू करो चाहे R2 टेंस टू करो। क्लियर है बात?
है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अब हम यहाँ पे R2 टेंस टू ये भी कर सकते हैं क्या, R1 क्या R1 या यहाँ पे R2 है तो सबसे पहले यहाँ R2 लिख लो, R2 ठीक है, R2 टेंस टू R2 प्लस है प्लस 2R1 क्या प्लस 2R1। अब यहाँ पे देखो टेंस टू के पहले कौन है, R2 है ना, तो यहाँ पे पोजीशन किसकी चेंज होगी इस बार, किसकी पोजीशन चेंज होगी, R2 की, ठीक है, R2 की चेंज होगी, तो किसकी नहीं चेंज होगी, R1। तो ये R1 है कि नहीं बताओ, जिसकी नहीं चेंज हो उसको पहले नोट कर लिया करो, ये काम कर लिया करो। और किसका चेंज होगा, R2 की। R2 देखो R2 में क्या करना है, 2R1 करना है कि नहीं, यहाँ पहले R2 है कि नहीं बताओ, R2 क्या है वैसे तुम्हारा 3 और 4 है कि नहीं बताओ, R2 आपका ये है ना 3 और 4, और R1 में क्या करो पहले 2R1 करो, ये R1 नहीं है, ये R1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करो 4 दूनी भाई, R1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, उसके बाद क्या कर लो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो R2 में, अब ऐड कर दो 8 और 3 4 और ये 16 हो गया कि नहीं, ये R2 है कि नहीं। अब ये चीज़ यहाँ लिख दो 11 और 16, समझ में आया। जैसे प्लस किए हो ऐसे यहाँ पे तुम माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पे भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ का मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ का मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस कर सकते हो, इसमें कुछ का मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ का डिवाइड करो, प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये सारे रूल आप जो है रूल 3 में कर सकते हो, समझ गए बात को। तो ये चीज़, ये रूल सबसे ज़्यादा यही रूल यूज होना है, रूल 2 और रूल 3 ही यूज होना है, समझ गए। तो हमेशा याद रखिएगा, सिंपली इनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसमें कुछ का मल्टीप्लाई, इसमें कुछ का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कुछ का मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, समझ गए। केवल इसी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, केवल इसी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों में मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक में मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई में मल्टीप्लाई ना करो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपको क्या रूल 3 बता रहा है, क्या बता रहा है, रूल 3। तो रूल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। तो समझ में आएगा नहीं बताओ। तो ये क्या है, रूल हैं, क्या है, रूल हैं जिनकी हेल्प से हम यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये 3 रूल हैं आप समझ गए होंगे। तो देखो 3, देखो 2 यहाँ पे मिला, 2 तो टोटल 6 रूल हुए कि नहीं बताओ। तो अगर हमें क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमें अगर गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, समझ गए। रूल 1 आपने क्या समझा, रो या कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। और रूल 2 क्या कर सकते हैं, रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। कैसे आपने समझा ही कि जैसे R1 टेंस टू ना K लेमडा R2, समझ रहे हैं ना बात को, या R2 टेंस टू क्या कर सकते हैं 1 बाई लेमडा R1, समझ रहे हैं बात को ना। यही चीज़ आप यहाँ पे कॉलम में भी कर सकते हो, ये C1 यहाँ C2 यहाँ, समझ रहा है बात। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये रूल 2 है ना। और रूल 3 क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, रो या कॉलम को क्या कर सकते हो आप, प्लस या माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऐसे R1 प्लस R2, आपने प्लस कर लिया R1 के प्लेस पे लिख दिया, माइनस कर लिया R1 के प्लेस पे लिख दिया, या क्या कर सकते हैं R2 में कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए और R1 में सब्ट्रैक्ट करके R1 की जगह लिख दीजिए, या इसमें कुछ का और इसमें कुछ का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, समझ रहे हैं ना बात। R1 में कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
R2 में कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, उसके बाद क्या कर लीजिए ऐड, और ऐड करके चाहे आप R1 के प्लेस पे लिख लीजिए या चाहे आप R2 के प्लेस पे लिख लीजिए। तो ये सारा काम आप जो है रूल 3 के अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं ना। लेकिन जो मल्टीप्लाई आप करेंगे वो हमेशा नॉन जीरो नंबर का करेंगे। किसका करेंगे? नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करना है। समझ गए ना? किसका मल्टीप्लाई करना है? नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना। अगर ये रूल आप समझ गए होंगे तो कल के क्लास में आपको यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स करना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास था जिसमें हमने यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए 3 रूल होते हैं उसको जाना और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है उसको जाना है। ठीक है, तो कल इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हम यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स करना जो है सीखेंगे। ठीक है, देखो इसमें 5 या 6 क्लासेस या 7 आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रूल यही है लेकिन। ठीक है, अब उसके बाद हम 6 लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आपको रूल हमें नहीं बताना है, रूल तो यही हैं, रूल यही लगने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।